हाय जमहूरियत, तेरा अल्लाह हाफिज। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। भारत की थी, भारत के गांव की, क्योंकि भारत में मुहिम चल रही है तिरंगा हर घर में। और गांव के लोग वहां रो रहे थे क्योंकि उन्हें राशन से पहले 20 रुपए का झंडा खरीदना था, तब जाकर उन्हें राशन मिलना था। और वो लोग वो 20 रुपए का झंडा अफोर्ड नहीं कर सकते आज 21वीं सदी में भी। और हमारे मुल्क में भी बेशुमार गाँव में बेशुमार ऐसे लोग होंगे। मगर सोचने वाली बात ये थी कि ये कौन सी आज़ादी हम मना रहे हैं कि जहाँ ज़बरदस्ती आप लोगों के अंदर अपने मुल्क से मोहब्बत का जज्बा पैदा कर रहे हैं। अब ज़बरदस्ती उनके दिलों में झंडे से मोहब्बत का जज्बा पैदा कर रहे हैं। ये कौन सी आज़ादी है? ये कौन सी मोहब्बत है? क्या मोहब्बत झंडे के बगैर नहीं हो सकती? हज़ारों सालों से लोग क्या ये मोहब्बत नहीं रखते? वो कुर्बानियाँ नहीं देते आए? अगर हमसाए की बात की है तो अपने घर भी चले आते हैं। हम कौन सा किसी से कम है? हम तो पूरे का पूरा चैनल ही बंद करवा देते हैं। अगर कोई लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं तो हम उन्हें उठवा देते हैं या उनके मुंह बंद करवा देते हैं। जब हमें हक ही नहीं अपनी बात कहने का, अपनी राय का इजहार का हक ही नहीं, तो फिर हमने ये क्यों टैग लगा के रखा हुआ है डेमोक्रेटिक स्टेट, जमहूरियत। जमहूरियत का मतलब तो ये समझा जाता है, ये निकाला जाता है कि अवाम को, लोगों को ये हक हासिल है कि वो अपने हुक्मरान खुद अपनी मर्जी से चुन सकें, वो अपने हुक्मरान खुद अपनी मर्जी से बदल सकें, वो ये तय कर सकें कि उनके लिए कौन अच्छा है, वो ये तय कर सकें कि उनके लिए क्या हो रहा है, उनके मसाइल का हल निकाला जाए। मगर हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे तो यही समझ नहीं आती हम इलेक्शन क्यों रखते हैं, जबकि आज भी वोट मुर्दे का भी डला जा रहा है। जबकि आज भी इलेक्शन होने के बावजूद फैसला वही होता है जो ऊपर से ऑर्डर आता है और उसी फैसले को तस्लीम करना होता है। जबकि आज भी हम रोज शाम को 4-5 लोग मुख्तलिफ पार्टियों के बैठते हैं, एक एंकर होता है और हम एक दूसरे की माँ बहन करके चले जाते हैं। जबकि वहाँ हमने मुल्क के मसाइल डिस्कस करने होते हैं, लेकिन हमें अपने मसाइल और अपने घरों की चीज़ों से ही, लड़ाइयों से ही फुर्सत नहीं मिलती। हमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी से ही फुर्सत नहीं मिलती कि हम अवाम के मसाइल क्या हल करेंगे। तो जमहूरियत, तेरा अल्लाह हाफिज। हाय जमहूरियत, हाय जमहूरियत। अब जब गौर करते हो तो आपको पता चलता है सिर्फ एक ही लॉ है, एक ही कानून है जो चल रहा है। उस कानून का नाम है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसके पास लाठी आती है वो अपनी मर्जी से भैंस को जिधर मर्जी ले जाए, वो उसके हाथ में होता है। तो ये मुल्क भी ऐसे ही चल रहा है। जिसके पास लाठी आती है वो अपनी मर्जी से इस मुल्क को कभी यहाँ, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां घसीटता चला जाता है। अब दुनिया में देख लें, दुनिया में भी ये जिसके पास पावर है उसी की सुनी जा रही है, उसी की मानी जा रही है। तो फिर ये डेमोक्रेसी एक फरेब है कॉमन लोगों को अपने जाल में फंसाने का। जब डेमोक्रेसी पर इतनी चर्चा हो रही थी तो ख्याल आया चलो थोड़ा जानते हैं क्या है, किस महान की ये देन है। तो ये 18वीं सदी में ग्रीक्स की देन है जिन्होंने हमें डेमोक्रेसी से मुतारिफ कराया। और हैरत की बात पता है क्या है, डेमोक्रेसी को जब मुतारिफ कराया गया था ये तब भी आज़ाद नहीं थी, क्योंकि इसका हक सबसे पहले हासिल था फ्री मैन को। बाख्तियार आदमी को यह हक हासिल था कि वो अपनी राय दे सकता है, और अगर वो नहीं देता तो उसे सजा भी होती थी, उसे फाइन किया जाता था कि उसने इलाके की, मुल्क की बका के लिए अपना हिस्सा क्यों नहीं डाला। औरतों, बच्चों और गुलामों को यह हक हासिल नहीं था। तो डेमोक्रेसी तब भी डेमोक्रेसी नहीं थी। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब लोगों में शऊर आया, लोगों ने इसको समझा और खासतौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी अहमियत का पता चला, लोगों इसके ऊपर मजीद काम हुआ। अमेरिका अपने आप को एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक स्टेट समझता है। जब हकीकत जब जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि हकीकत में शायद अमेरिका भी उतना डेमोक्रेटिक नहीं है जितना वो चला चला के कहता है। डेमोक्रेसी असल में सिर्फ एक दूर है, कुछ अच्छे लोगों की एक कोशिश थी कि दुनिया को सुधारा जा सकता है, दुनिया को लाठी चार्ज से थोड़ा निकाला जा सकता है। अभी भी दुनिया में नंबर 1 कानून एक
ایک ہی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. مائٹ از آلویز رائٹ. مگر اس گلوبلائزیشن کے دور میں جہاں آپ کو آپ کے گھر میں بیٹھے پتا ہے کہ فلاں علاقے میں لوگ کس رسم و رواج کو اپنا رہے ہیں، ان کی آئیڈیالوجیز کیا ہیں، آپ اس وقت ملٹیپل آئیڈیالوجیز میں رہ رہے ہیں جہاں روز آپ کے نظریات بدلتے ہیں، تو ایسے میں بہت مشکل ہو جائے گا لوگوں کا آپ کو کسی ایک آئیڈیالوجی پر قائم رکھنا. ایسے میں اگر اب بھی لوگ آوازیں دبانے کی کوشش کرنے لگیں گے، اب بھی وہ یہ حق نہیں دیں گے، تو اس کے نتیجے میں بہت برے نتائج کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بغاوت سرے عام ہوگی. اب کیا آپ کسی کو قید نہیں کر سکتے. لوگ ملک، رسم و رواج، حتیٰ کہ مذہب کو بھی ایک قید کے طور پر سمجھنے لگیں گے جو انہیں آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں. جب یہ چیز بڑھے گی تو ان میں بغاوت سرٹنلی ڈیولپ ہوگی. پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس بغاوت کے خلاف آواز اٹھائیں گے، وہ چیخیں گے، چلائیں گے، وہ لڑیں گے، وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے. انتشار بڑھے گا. ہمیں جہاں کہنا چاہیے تھا کہ انتشار کم ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اویئرنیس زیادہ آ رہی ہے، انتشار بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو حکمرانیت کا کلچر ہے نا، یہ جان نہیں چھوڑ رہا، یہ دبوچ کے بیٹھا ہے اور یہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اس انٹرنیٹ، اس گلوبلائزیشن کا سہارا بھی لے رہا ہے، لوگوں کو فیڈ بھی کیا جا رہا. ایسے میں بہت مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے یہ سمجھنا کہ کیا چیز رائٹ اور کیا رانگ ہے. امپاسبل نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہو جائے گا. اور اسی طرح یہ ہوگا جو تھوڑے سلجھے، تھوڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو تھوڑی اویئرنیس رکھتے ہیں، ایکسپوئر رکھتے ہیں، وہ بھاگ جائیں گے، وہ نکل جائیں گے، وہ جان چھڑائیں گے کیونکہ ان کی ترقی کی راہ میں یہ رکاوٹ ہوگا اور دونوں طریقے سے نقصان اپنا ہی ہوگا. ملنا کسی کو کچھ نہیں ہے سوائے اس حکمرانیت کلچر کو جو کامن پیپل کو ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اویئرنیس بڑھے، اچھی والی اویئرنیس بڑھے، لوگ فرق کر سکیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے. لوگ جانچنا پرکھنا سیکھیں. یہ بہت اہم ہے کہ جانچنا پرکھنا سیکھنا پڑے گا، تبھی ہم بہتری کی امید رکھ سکتے ہیں. اگر نہ، مائٹ از آلویز رائٹ. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں.